हम कमांडर अशोक जी के कर्मचारी हैं। ये मंच सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि करोड़ों पेंशन भोगियों की आवाजें हैं। यह वह आवाज है जो सच्चाई के साथ सरकार तक पहुंचती है, बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के। अगर आप भी देश के उन बुजुर्गों के हक और सम्मान की इस लड़ाई में साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहीं से निकलेगी वह सच्ची खबर जो हर पेंशनर के दिल तक पहुंचेगी। नमस्कार। आज हम स्टूडियो की तेज रोशनी में किसी खबर का विश्लेषण नहीं करेंगे। आज हम उन करोड़ों झुर्रियों भरे चेहरों पर ठहरी एक धुंधली उम्मीद की बात करेंगे। आज हम उस खामोशी को तोड़ने की कोशिश करेंगे जो हर महीने की पहली तारीख को बैंक मैसेज आने के बाद किसी बुजुर्ग के घर में पसर जाती है। यह कहानी आंकड़ों की नहीं, सांसों की है। यह कहानी देश के उन 80 लाख से ज्यादा ईपीएस पेंशन भोगियों के उस अनवरत संग्राम की है, जिन्होंने अपनी जवानी की सारी ऊर्जा इस देश को बनाने में लगा दी और आज बुढ़ापे की दहलीज पर अपनी ही गरिमा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज की यह दास्तान सिर्फ आंसुओं और आंखों की नहीं है। आज की यह दास्तान न्याय के मंदिर से निकली उस रोशनी की है जिसने नाउदी के घने बादलों को चीर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आदेश ने सरकार की दशकों की तंद्रा को भंग कर दिया है और इस लगभग मृत प्राय हो चुके आंदोलन में नई जान डाल दी है। तो सवाल यह है कि आखिर अदालत के उस आदेश में ऐसा क्या है जिसने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक में भूचाल ला दिया है? क्या है सरकार के उस तथाकथित तिहारी तोहफे का सच जिसकी चर्चा सत्ता के गलियारों में जोरों पर है? सोशल मीडिया पर जिन 5 राज्यों में पेंशन वृद्धि की खबर वायरल हो रही है, उसकी हकीकत क्या है? और सबसे बड़ा, सबसे ज्वलंत प्रश्न क्या 28 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक और 30 सितंबर को उच्च पेंशन पर प्रस्तावित चर्चा उन करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में वह सवेरा लाएगी जिसका इंतजार करते करते उनकी आंखों की रोशनी तक थक चुकी है? क्या उनकी पेंशन का आंकड़ा वाकई एक स्टेट 500 महीने की सम्मानजनक राशि को छू पाएगा या यह भी महज एक और चुनावी वादा बनकर रह जाएगा? आइए इस पूरी तस्वीर के हर रेशे को, हर पहलू को आपके सामने खोलकर रखते हैं, पूरी सच्चाई और बेबाक विश्लेषण के साथ। चलिए सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जिसने इस पूरे संघर्ष की दिशा बदल दी। माननीय उच्च न्यायालय ने ईपीएस 75 पेंशन भोगियों के मामले पर सुनवाई करते हुए जो शब्द कहे वे महज टिप्पणी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आरोप पत्र हैं। अदालत ने बिना किसी लाख लपेट के बेहद सख्त और स्पष्ट लहजे में कहा कि आज के द्वार में जब महंगाई एक दैत्य की तरह आम आदमी की कमाई को निगल रही है, तब आरसी की मासिक पेंशन किसी भी परिभाषा में सम्मानजनक नहीं है। अदालत ने इसे क्रूर मजाक की समझा दी। यह शब्द सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के गाल पर एक जोरदार तमाचे की तरह है। अदालत ने वह सवाल पूछा जो इस देश का हर विवेकशील नागरिक पूछना चाहता है। जब हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में नई कीर्तिमान गढ़ रही है, जब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फर्स्ट कीवर्ड्स में हमारे उनिटास्टूट आर्थिक महाशक्ति होने का दंभ भरते हैं, तो हम अपने उन शिल्पकारों को कैसे बिसार सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन के 30 से 40 कीमती साल इस राष्ट्र के निर्माण की नींव में लगा दिए? लेकिन अदालत सिर्फ तल्ख सवालों और फटकार पर ही नहीं रुकी। उसने एक ऐसा ठोस और निर्णायक आदेश पारित किया है जिसने अब सरकार के लिए टालमटोल और बहानेबाजी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ को तत्काल प्रभाव से एक नई व्यापक और अद्यतन सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। यह कोई सामान्य सूची नहीं होगी, यह एक तरह का एक्सरे होगा जो पेंशन सिस्टम की हर छोटी बड़ी बीमारी को उजागर करेगा। इस सूची में पेंशन धारकों को 3 स्पष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। पहली श्रेणी में वे पेंशन भोगी होंगे जिन्हें वर्तमान दर यानी 85,000 के आसपास पेंशन मिल रही है। दूसरी श्रेणी में उन लोगों का पूरा ब्यौरा होगा जो देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उच्च पेंशन के हकदार तो हैं, लेकिन व्यवस्था की जटिलताओं के कारण जिन्हें आज तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी उन लोगों की होगी जिनकी पेंशन राशि में इन विसंगतियां हैं, यानी जिन्हें नियमों के अनुसार जितनी पेंशन मिलनी चाहिए उसे कहीं कम मिल रही है। इस आदेश के मायने बहुत गहरे और दूरगामी हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि अब सरकार और ईपीएफओ की जवाबदेही तय होगी। उन्हें हर एक पेंशन भोगी का हिसाब देना होगा। अब यह मामला सिर्फ औसत और आंकड़ों के खेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर एक व्यक्ति, हर एक बुजुर्ग की कहानी का एक आधिकारिक
दस्तावेज बनेगा। यह पारदर्शिता की दिशा में एक ऐसा मील का पत्थर है जो वर्षों से लगते आ रहे उन आरोपों को दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा कि पेंशन के बंटवारे में भारी भेदभाव और अनियमितताएं होती हैं। पेंशन भोगी दशकों से शिकायत करते रहे हैं कि किसी को आर्य 68 मिल रहे हैं तो किसी को 1000, जबकि कई योग्य लोग आज भी उच्च पेंशन के लाभ से वंचित हैं। अदालत का यह आदेश उस अंधेरी सुरंग में रोशनी की पहली किरण बनकर आया है। इस अदालती चाबुक ने सरकार पर एक ऐसा दबाव बनाया है जो शायद लाखों प्रदर्शन और धरने भी नहीं बना पाए थे। जो मामला सालों से मंत्रालयों की मोटी मोटी फाइलों के ढेर में दबा पड़ा था, वह अब सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की मेज पर पहुंच गया है। हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने स्वयं इस मामले का संज्ञान लिया है और इसे केवल एक वित्तीय मामले के रूप में नहीं बल्कि एक मानवीय दृष्टिकोण से तत्काल हल करने के निर्देश दिए हैं। शायद यही वजह है कि सत्ता के गलियारों में यह खबर तेजी से तैर रही है कि आने वाले त्योहारी मौसम से पहले सरकार पेंशन धारकों को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। अब सवाल यह उठता है कि यह तोहफा आखिर होगा क्या। हमारी खुफिया जानकारी के मुताबिक सरकार के भीतर 2 प्रमुख विकल्पों पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। पहला विकल्प एक तात्कालिक राहत और एक सुरक्षित राजनीतिक दांव का है। इसके तहत न्यूनतम पेंशन को RSS 1000 से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से RS 3000 कर दिया जाए और RS 500 के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया जाए जो अपनी रिपोर्ट 3 महीने के भीतर सरकार को सौंपे। यह एक ऐसा रास्ता है जो सरकार पर तत्काल कोई बहुत बड़ा वित्तीय बोझ भी नहीं डालेगा और पेंशन भोगियों के गुस्से को कुछ हद तक शांत भी कर देगा। दूसरा विकल्प वह है जो पेंशन भोगियों की मांगों के ज्यादा करीब है और जो ज्यादा साहसिक माना जा रहा है। इस विकल्प के तहत न्यूनतम पेंशन को सीधे 58,000 किया जाए और साथ में एक सबसे जरूरी प्रावधान जोड़ा जाए, महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस DA। यह महंगाई भत्ता वह सुरक्षा कवच है जो भविष्य में बढ़ने वाली महंगाई के जड़ से पेंशन की क्रय शक्ति को बचाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन की राशि समय के साथ अपनी कीमत ना खो दे। यह कोई ख्याली पुलाव या हवाई काले नहीं है। 28 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के आधिकारिक एजेंडे में EPS 75 पेंशन की समीक्षा को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय दोनों ने अपने अपने प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रख दिए हैं। वित्त मंत्रालय हमेशा की तरह देश के वित्तीय, स्वास्थ्य और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले भारी बोझ का हवाला देकर एक चरणबद्ध यानी किस्तों में बढ़ोतरी की वकालत कर रहा है। वहीं श्रम मंत्रालय पेंशन भोगियों की दयनीय सामाजिक और आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए एक मुश्त सम्मानजनक वृद्धि के पक्ष में मजबूती से खड़ा है। अब अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट को ही लेना है। यह बैठक महज एक सरकारी बैठक नहीं होगी। यह करोड़ों बुजुर्गों के भविष्य की दिशा और दशा तय करने वाली एक ऐतिहासिक घड़ी होगी। अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हर किसी के जन में कौंध रहा है। क्या सरकार के पास इतने संसाधन हैं कि वह पेंशन कोड 75 तक बढ़ा सके? सरकार अक्सर वित्तीय बोझ का रोना रोती है, लेकिन ट्रेड यूनियन, पेंशन भोगी संगठन और कई निष्पक्ष आर्थिक विशेषज्ञ लगातार यह तर्क देते आए हैं कि यह संसाधनों का नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और प्राथमिकता का सवाल है। उनका कहना है कि EPFO के पास आज की तारीख में लाखों करोड़ रुपए का एक विशाल अनछुआ फंड पड़ा हुआ है। यह पैसा ना तो सरकार का है ना EPFO का। यह पैसा उन करोड़ों कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं के दशकों के योगदान से बना है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा इस उम्मीद में जमा किया था कि यह उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। जरूरत सिर्फ इस फंड के सही और मानवीय प्रबंधन की है। विशेषज्ञ यह चुभता हुआ सवाल उठाते हैं कि अगर हमारी सरकारें बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को लाखों करोड़ रुपए की टैक्स रियायतें दे सकती हैं, अगर उनके कर्जे माफ किए जा सकते हैं, तो वह अपने उन नागरिकों के लिए कुछ हजार करोड़ रुपए का सालाना प्रावधान क्यों नहीं कर सकती जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा में समर्पित कर दिया। चलिए अब उस खबर की भी चीर फाड़ कर लेते हैं जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई है। 5 राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा। यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि सच्चाई क्या है और भ्रम क्या है। जिन 5 राज्यों बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दिल्ली का जिक्र हो रहा है, वहां हाल ही में पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। यह सच है, लेकिन यह बढ़ोतरी राज्य सरकारों द्वारा
दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हुई है। यह वह पेंशन होती है जो राज्य सरकारें अपने नागरिकों जैसे कि बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को अपने खजाने से देती हैं। इसका केंद्र सरकार की कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 75 से कोई सीधा लेना देना नहीं है। EPS 75 एक केंद्रीय योजना है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है और इसका वित्त पोषण कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान से बने फंड से होता है। तो क्या इस खबर का कोई महत्व नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही इसका सीधा कानूनी संबंध ना हो, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक और नैतिक महत्व है। यह एक बेहद सकारात्मक संकेत है। यह दिखाता है कि जन कल्याण की भावना अभी भी राजनीतिक विमर्श में जीवित है। और सबसे बड़ी बात यह केंद्र सरकार पर एक जबरदस्त नैतिक दबाव बनाता है। जब राज्य सरकारें अपने सीमित संसाधनों के बावजूद पेंशन बढ़ाने जैसे जनहितैषी कदम उठा सकती हैं, तो केंद्र सरकार जिसके पास कहीं अधिक व्यापक अधिकार और संसाधन है, वह अपने पेंशन धारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुंह कैसे मोड़ सकती है। यह समझना भी जरूरी है कि EPS योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। मकसद साफ था, सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सहारा मिले। उस समय जो पेंशन ठीक लगती थी वह आज महंगाई की वजह से बहुत कम पड़ गई है। आज कई पेंशनर दवाइयों, इलाज और रोजमर्रा के खर्च में जूझ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग है न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 18,500 किया जाए और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए ताकि भविष्य में पेंशन अपनी कीमत बनाए रखे। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च पेंशन के विकल्प को भी मंजूरी दी थी उन कर्मचारियों के लिए जिनका योगदान पूरी सैलरी पर कटता था, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई कि लाखों पात्र लोग आज भी लाभ से वंचित हैं। अब 30 सितंबर को उच्च पेंशन पर प्रक्रिया आसान करने की चर्चा प्रस्तावित है। उम्मीद है कि आवेदन और गणना का तरीका सरल होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को लाभ मिल सके। अर्थशास्त्री कहते हैं एक झटके में पूरी बढ़ोतरी देना मुश्किल हो सकता है, इसलिए चरणबद्ध तरीका अपनाया जा सकता है। पहले चरण में न्यूनतम पेंशन 5,000 या उससे ऊपर, फिर अगले 2 से 3 वर्षों में 18,500 तक। इससे बुजुर्गों को तुरंत राहत भी मिलेगी और सरकार पर एक साथ बहुत बड़ा बोझ भी नहीं पड़ेगा। लेकिन असल सवाल यही है, क्या यह राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखेगी या सब कुछ कागजों में रह जाएगा? पेंशन बढ़ोतरी के लाभ केवल पैसों तक सीमित नहीं, इससे सम्मान लौटता है, निर्भरता घटती है। बुजुर्ग अपनी दवाइयां खुद ले सकते हैं, अपने छोटे खर्च खुद उठा सकते हैं, परिवार में उनका मनोबल बढ़ता है, समाज में उनका आत्मविश्वास लौटता है। यही असली असर है, यही गरिमा है और यही न्याय है। अब आगे क्या? सबकी निगाहें अटकी हैं 28 सितंबर की कैबिनेट बैठक पर और 30 सितंबर की चर्चा पर। क्या सरकार अदालत की बात सुनेगी? क्या वह पेंशनरों की आवाज को गंभीरता से लेगी? क्या वह एक ऐतिहासिक फैसला करेगी या फिर तारीखें बदलेंगी, बयान बदलेंगे और उम्मीदें फिर टल जाएंगी? हम इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे, हर महत्वपूर्ण अपडेट आपके तक पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ कमांडर अशोक रावत जी के चैनल पर। नमस्कार। जरूर कर नरमी से अब कुछ वास्तविक कहानियां एक छोटे शहर के पेंशनर की, जिन्होंने 30 साल एक फैक्ट्री में काम किया। आज पेंशन इतनी कम है कि महीने के अंत तक दवा भी पूरी नहीं हो पाती। छोटा विराम। दूसरा उदाहरण, एक शिक्षिका जिन्होंने जीवन भर बच्चों को पढ़ाया, अब पेंशन इतनी कि बिजली बिल और किराया ही पूरा मुश्किल से हो। छोटा विराम। यह आंकड़े नहीं, यह धड़कते हुए सच हैं। जोर देकर, इसलिए यह लड़ाई भीख की नहीं, यह लड़ाई हक की है, यह लड़ाई सम्मान की है। रुककर समाधान क्या है? साफ है। पहला, न्यूनतम पेंशन को चरणबद्ध तरीके से 18,500 तक लाने की समयबद्ध योजना। दूसरा, महंगाई भत्ता जोड़ना ताकि पेंशन की वास्तविक कीमत बनी रहे। तीसरा, उच्च पेंशन की प्रक्रिया को सरल बनाना, ऑनलाइन आवेदन को आसान बनाना, स्पष्ट कैलकुलेटर उपलब्ध करवाना। चौथा, EPFO रिकॉर्ड का स्वतंत्र ऑडिट, गलत श्रेणियां सुधारना, हर पेंशनर का हिसाब पारदर्शी बनाना। पांचवा, एक हेल्पलाइन और सहायता केंद्र जहां बुजुर्ग बिना परेशानी के अपना मामला रख सकें। नरम स्वर। यह 5 कदम बहुत बड़े नहीं, पर असर गहरा होगा, धीमे और स्पष्ट। हमें यह भी याद रखना होगा, यह पैसा किसी पर उपकार नहीं, यह वही धन है जो कर्मचारियों ने अपने खून पसीने से जमा किया, दशकों तक, इस भरोसे पर कि बुढ़ापे में यही सहारा बनेगा। ठहराव। उस भरोसे की रक्षा करना सरकार का दायित्व है और हमारा भी। सजोर से इसलिए हम पूछते हैं, नीति क्या कहती है? प्राथमिकता क्या है? क्या हम अपने शिल्पकारों को भूल जाएंगे या उनके साथ खड़े होंगे? छोटा विराम। जवाब साफ होना चाहिए और जवाब समय पर आना चाहिए। अब एक स्पष्ट अपील, जो भी निर्णय हो
वह कागजों में नहीं अटकना चाहिए। समय सीमा तय होनी चाहिए। पहले चरण की तारीख घोषित होनी चाहिए, राशि स्पष्ट होनी चाहिए और भुगतान का तरीका सरल होना चाहिए ताकि लाभ सीधे खाते में पहुंचे, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी देरी के। मध्यम गति। कुछ लोग पूछते हैं, संसाधन कहां से आएंगे? जवाब यह है, संसाधन का अर्थ सिर्फ पैसों का ढेर नहीं। संसाधन का अर्थ है प्राथमिकता की दिशा। जब इच्छा शक्ति हो तो तरीके निकलते हैं, फंड का बेहतर प्रबंधन होता है, गैर जरूरी रियायतें घटती हैं और जनता के हित में व्यय बढ़ता है। नरम बुजुर्गों का सम्मान किसी भी सभ्य समाज की पहचान है। अब आखिरी बात, अगर आप इस आवाज के साथ हैं तो अपनी बात कहें। वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें, आपका राज्य, आपका जिला, आपकी पेंशन कितनी है, कितनी होनी चाहिए, कौन सी दिक्कत आती है। आपका अनुभव दूसरे पेंशनरों तक पहुंचेगा, नीति निर्माताओं तक पहुंचेगा। ठहराव, यह मंच आपकी आवाज है, इसे और बुलंद करें। समापन की ओर धीमे हम फिर कहेंगे, यह लड़ाई लंबी है, पर न्याय का रास्ता लंबा होने से गलत नहीं होता। अडिग रहना पड़ता है, जुड़े रहना पड़ता है, सच कहना पड़ता है और सच सुनना पड़ता है। जोर जीत आ जाए या कल आए, पर आएगी, क्योंकि यह लड़ाई है गरिमा की, सम्मान की और न्याय की। समापन आप देख रहे थे कमांडर अशोक रावत जी का चैनल। हम हर छोटे बड़े अपडेट के साथ हाजिर रहेंगे, जुड़े रहिए। नमस्कार। बहुत हल्का संगीत सुझाए, धीमा, आशावादी, उम्मीद की धुन।